स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारत में लोक प्रशासन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मंत्रिमंडल या कैबिनेट सचिवालय, उसका संगठन और उसके कार्य। तो संगठन की बात करें, सबसे पहले कैबिनेट सचिवालय के शीर्ष पर प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट सचिवालय का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसे हम इस प्रकार देखें तो सबसे प्रमुख जो उसका हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। लेकिन इसका एक प्रशासनिक प्रधानमंत्री इसका राजनीतिक प्रमुख होता है और एक प्रशासनिक प्रमुख भी होता है जिसको कहते हैं कैबिनेट सचिव, जो देश के वरिष्ठतम और सर्वोच्च लोक सेवक होते हैं। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भारत देश का सबसे वरिष्ठ और सर्वोच्च जो लोक सेवक है वो कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिवालय में एक एक सचिव के अधीन चार खंड बना रखे हैं कैबिनेट सचिवालय में। ये चार खंड कौन से हैं? सुरक्षा खंड, समन्वय खंड, अनुसंधान और विश्लेषण खंड यानी रो कहते हैं इसे, RAW, और निष्पादन प्रबंध। ये चार खंड हैं इसके। सुरक्षा खंड है सबसे पहला। दूसरा है समन्वय खंड, यानी चार विंग बनी हुई है इसमें। और अनुसंधान और विश्लेषण, जिसे रो कहते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और आखिरी है वो है निष्पादन प्रबंध यानी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट विंग। ये चार खंड है और इन चारों खंडों के जो है प्रशासनिक हेड होता है। हर एक का एक एक सचिव सेक्रेटरी होता है। जबकि लोक शिकायत निदेशालय एक निदेशक के अधीन होता है। इसके साथ ये चार खंडों के अलावा एक निदेशालय भी जुड़ा है जिसका नाम है लोक शिकायत निदेशालय, और उसका जो हेड होता है, प्रशासनिक हेड, वो एक डायरेक्टर यानी निदेशक होता है। उपर्युक्त के अधीन विभिन्न अतिरिक्त सचिव, अब इनके अधीन जो है बहुत से अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं। उनके नाम देखें हम तो कुछ अतिरिक्त सचिव हैं, कुछ संयुक्त सचिव हैं, कुछ उप सचिव हैं। विभिन्न IAS और IPS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, अन्य अधिकारी व कर्मचारी सहित कुल मिला के 13,000 कार्मिक इसके अधीन कार्यरत है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस निदेशालय के अधीन जो है इतने माफ़ कीजिए 19,000 ये कार्मिक कार्यरत है इस संगठन के अधीन, इस जो है मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन। तो ये इसका संगठन हुआ। इसके बाद इसके हम देखते हैं कि ये कार्य क्या क्या करता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण संगठन है भारत सरकार का ये एक, और इसके कार्य देखना जरूरी है। भारत सरकार के कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार इसके दो कार्य हैं। भारत सरकार का जो अलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो रूल है, उसके अधीन तो इसके दो काम बताए गए हैं। क्या काम बताए गए हैं? कि मंत्रिमंडल समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करना और कार्य नियम बनाना, यानी भारत सरकार के काम करने के जो नियम है उसका निर्माण यह करता है। और साथ ही साथ इसका नाम ही स्पष्ट है, आप देख सकते हैं, कैबिनेट सचिवालय, यानी कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल को ये सचिवीय सहायता देता है। तो ये दो कार्य बताए हैं। मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल की समितियां, उनको ये सचिवीय सहायता प्रदान करता है। लेकिन इसके थोड़े कार्य हम डिटेल में समझेंगे तो देखेंगे। मंत्रिमंडल और उसकी समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करना, ये सबसे प्रमुख कार्य है इसका है। यदि आपसे कोई एक कार्य पूछे कैबिनेट सचिवालय का, तो ये कार्य है कि जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, और जो मंत्रिमंडल कई मंत्रियों से बन के मंत्रिमंडल की समितियां बनाई जाती है। एक अन्य वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और उसकी समितियां कौन कौन सी है। तो हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल और उसकी समितियों को ये सचिवीय सहायता, अब सचिवीय कार्य क्या होते हैं जो आप देख सकते हैं। मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है उसकी व्यवस्था करना, बैठकों का एजेंडा बनाना। एजेंडा आप जानते हैं, यानी बैठक में किन किन
बातों पर विचार विमर्श किया जाएगा, वो एक लिस्ट तैयार करते हैं, उसको एजेंडा कहते हैं। बैठक के दौरान सूचनाएं और सामग्री उपलब्ध करवाना, नीतिगत मामलों पर पक्ष विपक्ष स्पष्ट करना, पॉलिसी संबंधी मैटर आते हैं उस पर यह देखना कि इसके पक्ष में क्या बातें हैं, इसके विपक्ष में क्या बातें, ये स्पष्ट करना। विधेयकों और अध्यादेशों के प्रारूप तैयार करना, विधेयक और अध्यादेश मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसमें उस पर चर्चा होती है, तो उसका ड्राफ्ट तैयार करना, खाका तैयार करना और सूक्ष्म लिखना। सूक्ष्म का अर्थ क्या है? सूक्ष्म का अर्थ है कि मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उस बैठक में क्या क्या कार्रवाई की गई, क्या क्या निर्णय हुए, उनकी रिपोर्ट लिखना, ये सूक्ष्म कहलाता है। बड़ा ही शॉर्ट रूप में लिखा जाता है इसको। निर्णयों के फिर रिकॉर्ड रखना, जो निर्णय हुए उनके रिकॉर्ड रखना, और निर्णयों को मंत्रालयों और विभागों, बाकी के भारत सरकार के जो मंत्रालय और विभाग हैं उन तक प्रेषित करना, उन तक पहुंचाना कि मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें ये निर्णय किए गए। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य इस संगठन कैबिनेट सचिवालय के हैं, तो इनको आप अच्छे से देखें। इसके बाद हम आगे फिर देखते हैं इसके कुछ और कार्य, पर यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि मंत्रिमंडल और उसकी समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करना। आगे देखिए, मॉनिटरिंग, फीडबैक और नियंत्रण। मॉनिटरिंग, फीडबैक और नियंत्रण का अर्थ है कि मंत्रिमंडल के जो निर्णय हुए हैं, अभी हमने देखा मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उसमें कुछ डिसीजन होते हैं, उन डिसीजन को मंत्रालयों यानी भारत सरकार के जो मंत्रालय और विभाग हैं उन तक पहुंचा देता है कैबिनेट सचिवालय। अब इन डिसीजन का क्रियान्वयन होगा, ये जो निर्णय लिए गए हैं इनकी क्रियान्विति होगी, तो क्रियान्वयन के ऊपर ये मॉनिटर करेगा कैबिनेट सचिवालय। यानी मंत्रिमंडल के निर्णयों की क्रियान्वयन की रिपोर्ट मंत्रालयों से प्राप्त करता है कि भाई ये जो डिसीजन हुआ है इसमें आपने कितना काम किया है ये बताइए। इसको एकीकृत करके मंत्रिमंडल की जब अगली बैठक होती है तो उसमें वापस इसको प्रस्तुत किया जाता है कि हमने जो है ये भारत सरकार के मंत्रालयों ने इन निर्णयों पर ये कार्य किया या नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, क्या अड़चन आई, ये सारी बातें उसमें होती है। उसके बाद देखिए, समन्वयकारी कार्य। समन्वय करने का आप अर्थ समझते हैं कि बहुत से व्यक्ति काम कर रहे हैं, किसी किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनके कार्य में समरूपता या एकरूपता होनी चाहिए, इसको कहते हैं हम समन्वय। तो समन्वय करने के लिए क्या करता है मंत्रिमंडल सचिवालय? नीतिगत मामलों पर विभिन्न मंत्रालयों या विभागों में या राज्यों और केंद्र में, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार में, और या राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में किसी प्रकार के विवाद हैं तो उन विवादों का निपटारा करना। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है कि एक तो भारत सरकार के जो मंत्रालय और विभाग है इनमें कोई किसी प्रकार की अड़चन आ रही है आपस में, या भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार में विवाद उत्पन्न हो रहा है, या राज्यों में विवाद जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो उनका निपटारा करना इस संगठन का, कैबिनेट सचिवालय का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कार्य, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका एक खंड हमने देखा, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी अनुसंधान और विश्लेषण खंड। इस खंड का बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य ये भारत सरकार की, ऐसा माना जाता है कि ये भारत सरकार की एक जासूसी संस्था है जो विदेशों में जासूसी का कार्य भी करती है, ऐसा माना जाता है। ऐसा औपचारिक रूप से कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन के जो है प्रमुख कार्य है वो क्या क्या है? के माध्यम से सुरक्षा संबंधी सूचनाएं एकत्र करना, आतंकवाद, अलगाववाद और सांप्रदायिकता से निपटने के लिए अनेक गुप्त योजनाएं और रणनीतियां बनाना। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण एक प्रकार का सीक्रेट जो है संगठन सा ये बन जाता है, जो महत्वपूर्ण रणनीतियां बनाता है भारत की सुरक्षा से संबंधित। इसी प्रकार से आगे देखिए, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा, जो VIPs है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनकी सुरक्षा का दायित्व गृह मंत्रालय के साथ साथ इसका भी है। यानी गृह मंत्रालय का है महत्वपूर्ण दायित्व तो VIP की सुरक्षा करने का, लेकिन गृह मंत्रालय के साथ साथ इस कैबिनेट सचिवालय का भी है। इस संबंध में कमांडो,
आवश्यक साज सामान और कार्य योजना संबंधी ये कार्य करता है। तो गृह मंत्रालय के साथ मिलकर इस कार्य को ये करता है। कुछ अन्य कार्य देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल और उसकी समितियों को परामर्श देना, यानी कोई इशू आता है मंत्रिमंडल के समक्ष या उसकी जो समितियां हैं उसके समक्ष कोई मामला आता है और वो परामर्श चाहिए उसको, तो ये कैबिनेट सचिवालय उस संबंध में कि क्या करना है क्या नहीं करना है ये परामर्श देता है। राष्ट्रपति हमने देखा एक पिछले वीडियो में कि राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है और 2 अभिभाषण देता है, एक सामान्य इलेक्शन के बाद और दूसरा है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक सत्र में। तो वो अभिभाषण जो स्पीच होती है राष्ट्रपति की जो संसद में देता है उसको तैयार करने का कार्य इसका है कैबिनेट सचिवालय का। उसके बाद देखिए लोक शिकायतों के समाधान है तो उनको फॉरवर्ड करना है। इसको शिकायतें प्राप्त होती है जनता की जो शिकायतें सरकार के मंत्रालयों विभागों या कार्यालयों से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त होती है जनता करती है, उन शिकायतों को ये संबंधित मंत्रालयों तक फॉरवर्ड करता है कि इसका समाधान कीजिए। फिर है उच्च पदों पर नियुक्ति संबंधी आवश्यक कार्रवाई। हमने देखा कि राष्ट्रपति जो है विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। उस नियुक्ति से संबंधित जितनी भी औपचारिक कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को करने का कार्य कैबिनेट सचिवालय का है। उसके बाद देखिए मंत्रियों की नियुक्ति, त्यागपत्र, विभागों का बंटवारा, मंत्रालयों का पुनर्गठन के मामले। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र मंत्री राष्ट्रपति को देता है, विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है मंत्रियों में, और मंत्रालयों का पुनर्गठन भी कई बार एक मंत्रालयों को तोड़कर 2 मंत्रालय बना दिए जाते हैं या 2 मंत्रालयों को एक करके एक मंत्रालय बना दिया जाता है। तो इस कार्य की जितनी भी कार्रवाई करने का जो जिम्मा है वो कैबिनेट सचिवालय के पास है। यानी व्यवहार में डिसीजन तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि का है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का काम इसका है। केंद्र सरकार की गतिविधियों से राष्ट्रपति को अवगत कराना, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि केंद्र सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं। ये राष्ट्रपति कई बार सूचना मांगता है तो वो सूचना उसको उपलब्ध कराना, उसको रिपोर्ट करना। तो इस प्रकार से कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण संगठन है। वास्तव में भारत सरकार का जो एक संचालन का जो बड़ा जिम्मेदारी युक्त कार्य है वो कैबिनेट सचिवालय के पास ही है। इसके बाद एक और बड़ा महत्वपूर्ण सचिवालय है भारत सरकार का, इसको भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। वो है केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटरीट। ये आप समझिए थोड़ा सा कि सचिवालय किसे कहते हैं। सचिवालय का अर्थ है भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों का सामूहिक नाम ही केंद्रीय सचिवालय है। यानी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, हम जानते हैं गृह मंत्रालय है भारत सरकार का, हम जानते हैं वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, विभिन्न प्रकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। तो विभिन्न मंत्रालय हैं भारत सरकार के, कृषि मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है। इन सब को यदि एक जगह कर दिया जाए तो इन मंत्रालयों को हम कहेंगे क्या, केंद्रीय सचिवालय। यानी सारे मंत्रालयों का एक भवन में अवस्थिति केंद्रीय सचिवालय है। तो प्रत्येक मंत्रालय का हेड कौन होगा, अब ये बहुत से, ये यूँ समझिए ये आपका केंद्रीय सचिवालय है और इसमें ये विभिन्न मंत्रालय भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं। तो इस प्रकार से ये केंद्रीय सचिवालय हुआ। अब ये समझे कि हर एक जो मंत्रालय है केंद्रीय सचिवालय में उसका संगठन कैसा है। जैसा एक मंत्रालय का है वैसा ही पूरे सचिवालय का हो जाएगा। तो प्रत्येक मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख एक कैबिनेट मंत्री होता है। हम जानते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री होता है कैबिनेट सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख और एक कैबिनेट सचिव होता है, ठीक वैसे ही हर एक मंत्रालय का एक जो हेड होगा वो कैबिनेट मंत्री होगा और फिर उसके अधीन सचिव होंगे। लेकिन उसके अलावा कुछ अन्य मंत्री भी होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं और संसदीय सचिव होते हैं। ये ध्यान रखें, ये चेन बनती है, इसके अलग चेन बनती है कि सबसे पहले कैबिनेट मंत्री हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे राज्य मंत्री हो गया, स्टेट मिनिस्टर, फिर उसके नीचे डिप्टी मिनिस्टर हो गया, उप मंत्री, और उसके नीचे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी यानी संसदीय सचिव हो गया।
तो ये इस प्रकार से एक चेन ये ऊपर से नीचे बनती है। तो हेड तो है कैबिनेट मंत्री, इसकी सहायता के लिए कुछ अन्य मंत्री है। जैसे उदाहरण के रूप में वर्तमान में गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह है, और उनकी सहायता के लिए विभिन्न राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री भी नियुक्त है। इस प्रकार से हर एक मंत्रालय में, जैसे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन है, और उनकी सहायता के लिए कुछ अन्य मंत्री भी नियुक्त है। ये निश्चित रूप से संसद के सदस्य होते हैं। मंत्री सारे संसद के सदस्य होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें सरकार के सदस्य, संसद के सदस्य अवश्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं मंत्रालय क्रमशः। अब मंत्रालय का डिवीजन देखिए। हमने कहा केंद्रीय सचिवालय इस प्रकार से है, और इस केंद्रीय सचिवालय में विभिन्न मंत्रालय हैं। अब हर एक मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख एक मंत्री है, हम जानते हैं, और वो कैबिनेट मंत्री होता है, और उसकी सहायता के लिए भी कुछ अन्य मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं। अब मंत्रालय का, एक मंत्रालय का विभाजन किस प्रकार से करेंगे, मंत्रालय में क्या क्या है। तो मंत्रालय बटा होता है विभाग में। देखिए मंत्रालय जो होता है उसको विभाग में बांट देते हैं। फिर हर एक विभाग में खंड होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझिए। विभाग बट गया खंड में, खंड बट गया संभाग में, और संभाग बट गया शाखा में, शाखा बट गई अनुभाग में। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी ऊपर से ये हमने देखा सचिवालय, सचिवालय के अंदर विभिन्न जो है मंत्रालय। अब एक मंत्रालय को मैं यहाँ बड़ा कर रहा हूँ, जैसे इस प्रकार से बड़ा किया मैंने। एक मंत्रालय बटा है, मान लीजिए एक मंत्रालय 4 विभाग में बटा है, ठीक है। अब एक विभाग जो है वो हर विभाग 2 खंड या 3 खंड में बटा हो सकता है। खंड फिर बढ़ जाएगा संभाग में, यानी खंड का छोटा भाग है। एक खंड में 2 संभाग या 3 संभाग होते हैं। संभाग फिर बढ़ जाएगा शाखा में, यानी ब्रांच में, और शाखा फिर बटेगी अनुभाग में। तो जो मंत्रालय है उसका सबसे छोटी जो सेल है वो अनुभाग है। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं विभाजन इसका। इसमें अभी हम देखेंगे कि इन जो खंडों पर या विभागों पर, संभाग पर कौन कौन से अधिकारी कार्यरत हैं। आगे देखिए, विभाग का प्रशासनिक प्रमुख एक सचिव होता है। जो विभाग होता है, विभाग किसका हिस्सा है, मंत्रालय का। एक मंत्रालय में 2, 3, 4 विभाग, या कई बार तो केवल एक ही विभाग होता है, विभाग हो सकते हैं। उसका जो हेड होता है, प्रशासनिक प्रमुख, वो कौन होता है, सचिव। वैसे ही है जैसे कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो भारत सरकार का वरिष्ठतम और सर्वोच्च लोक सेवक होता है। और उसके अधीन अतिरिक्त या संयुक्त सचिव होते हैं। फिर उसके अधीन उप सचिव होते हैं, फिर अवर सचिव होते हैं, फिर अनुभाग अधिकारी, और विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत होते हैं। तो ये किस प्रकार से कैसे जो है हेड करते हैं किसी चीज़ को, ये देखिए आप अगले पॉइंट में। केंद्रीय सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी निम्नांकित 5 सेवाओं के सदस्य होते हैं। ये 5 सेवाएं कौन कौन सी है केंद्रीय, इसके जो है सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी कहाँ से आते हैं ये, यानी अभी हमने देखा विभिन्न सचिव हैं, संयुक्त या अतिरिक्त सचिव हैं, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, और बहुत से अधिकारी कर्मचारी। इनकी सेवाओं का नाम क्या है, तो ये 5 सेवाएं हैं जिनसे ये चयनित होके आते हैं। एक तो अखिल भारतीय सेवा, जिसमें 3 प्रकार की सेवाएं आती हैं, ये हम जानते हैं, IAS, IPS और IFS। उसके बाद केंद्रीय सेवाएं, ये संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष भर्ती करता है इन दोनों की। केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा, स्टेनोग्राफी जो होता है वो शॉर्ट हैंड जिसे कहा जाता है, लेखन के हिसाब से यह सेवा है। फिर केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय यानी क्लर्क ग्रेड की जो सेवा है उसका ये आता है। तो इसके संगठन का प्रारूप हम देखें तो ये अगले पेज पे दिया है, उसको हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके कार्य देखेंगे। ये देखिए केंद्रीय सचिवालय का संगठन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सबसे ऊपर हुआ मंत्रालय, मंत्रालय बटा हुआ है विभाग में, अंग्रेजी में कहते हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो कहलाएगा सचिव। विभाग बटा है खंड में, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं विंग।
विंग का जो हेड होगा वो कहलाएगा अतिरिक्त सचिव या उप सचिव। ठीक है, ये थोड़ा गलत छप गया है यहाँ, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव। उसके बाद संभाग, खंड बटा होता है संभाग में, और संभाग का जो हेड होता है, अंग्रेजी में संभाग को कहेंगे डिवीज़न, और संभाग का जो हेड होता है वो कहलाता है उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी। संभाग बटा होता है शाखा में यानी ब्रांच में, और ब्रांच का जो हेड होगा वो कहलाएगा अवर सचिव, अपर सेक्रेटरी। उसके बाद अनुभाग, शाखा बटा होता है किसमें, अनुभाग में, अनुभाग को अंग्रेजी में कहेंगे सेक्शन, और सेक्शन का जो अधिकारी होगा वो अनुभाग अधिकारी या सेक्शन ऑफिसर। तो इसको आप अच्छे से याद कीजिए, ये पूछने लायक जो है प्रश्न है और बड़ा ही जानकारीप्रद जो है ये सभी को आना चाहिए। उसके बाद इनके अधीन फिर कौन है, सहायक अनुभाग अधिकारी हो जाएगा, इसके अनुभाग के अधीन, अनुभाग अधिकारी के अधीन यूडीसी हो जाएगा, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक यानी एलडीसी हो जाएगा, और आशु लिपिक यानी शॉर्ट हैंड जिसे कहते हैं, स्टेनोग्राफर जिसे कहते हैं, टाइपराइटर टंकक हो जाएगा, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी पियोन भी होंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी इसमें कार्यरत होते हैं केंद्रीय सचिवालय में, और ये आप देख सकते हैं इसके संगठन से। अब आते हैं हम इसके कार्यों पर। तो क्या क्या कार्य यह केंद्रीय सचिवालय करता है। भारत सरकार का एक प्रकार से नाभि केंद्र यह है, जहां से भारत सरकार की नीतियां, नियम और निर्णय होते हैं। तो इसको देखते हैं जरा। नीतियों के निर्माण और उनमें संशोधन के लिए मंत्रियों को तथ्य, सूचनाएं और परामर्श उपलब्ध कराने, ये एकदम सचिवीय कार्य है कि हर एक मंत्रालय का एक कैबिनेट मंत्री है, उस मंत्री को नीति बनानी है, पॉलिसी बनानी है भारत सरकार की, या नीति बनी हुई है उसमें कोई सुधार संशोधन करना है, तो उसके लिए उसको फैक्ट देना, सूचनाएं, इंफॉर्मेशन देना, परामर्श देना। उसके बाद है विभाग व मंत्रालयों द्वारा अपने अपने क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रम व योजनाएं तैयार करना और उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करना। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हर एक मंत्रालय और विभाग अपने क्षेत्र से संबंधित, अपने मंत्रालय से संबंधित कार्यक्रम योजनाएं तैयार करता है। आप जानते हो भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं और कार्यक्रम संचालित है, अनेक योजनाएं कार्यक्रम संचालित है। उनको तैयार जो करता है वो सचिवालय में उसका जो मंत्रालय स्थित है या विभाग स्थित है वो तैयार करता है। फिर जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो उस बैठक में इनको प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद अगला देखिए, प्रत्येक मंत्रालय अपने से संबंधित कानूनों का ड्राफ्ट यानी प्रारूप बनाकर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखता है। मैं ये बार बार शब्द मंत्रिपरिषद आ रहा है, हालांकि मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है वो नहीं के बराबर होती है, बैठक ज़्यादातर मंत्रिमंडल की होती है, और संसद द्वारा स्वीकृत हो जाने व राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद नियम और उपनियम बनाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए कानून किस प्रकार से बनता है। अभी जैसे कृषि कानून बनाए हैं कृषि मंत्रालय ने, मंत्रालय उनको तैयार करता है, फिर वो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसमें रखे जाते हैं। जब बैठक में मंत्रिमंडल उस कानून का अनुमोदन कर देती है तो उसके बाद उस कानून को संसद में पेश किया जाता है। संसद के दोनों सदन, तब तक वो विधेयक ही कहलाता है, कानून नहीं, तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में जब वो पारित हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है, तो उसके बाद उसको भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब उस पर अपने सिग्नेचर कर देता है तो वो कानून लागू हो जाता है। लेकिन कानून जो है उसमें मोटी मोटी बातें ही होती हैं, पूरा डिटेल में नहीं होता है। डिटेल में करने के लिए कुछ नियम और उपनियम बनाने पड़ते हैं। पुनः वो मंत्रालय जिसने कानून का ड्राफ्ट बनाया है वो नियम और उपनियम उसके तैयार करता है। तो इस प्रकार से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है जो केंद्रीय सचिवालय करता है। उसके बाद अगला देखिए, चौथा पॉइंट, प्रत्येक मंत्रालय अपना अपना बजट तैयार करके वित्त मंत्रालय के पास इसके समक्ष प्रस्तुत करता है। ये हम देख चुके हैं, हमारा जो बजट वाला वीडियो है उसमें देख चुके हैं कि वित्त मंत्रालय
किस प्रकार से एक परिपत्र भेजता है सितंबर अक्टूबर के महीने में सभी मंत्रालयों को, और मंत्रालय उसे भर कर वापस वित्त मंत्रालय को देते हैं, वही उन मंत्रालयों का बजट है। तो अपना बजट तैयार करके वित्त मंत्रालय को देता है। वित्त मंत्रालय क्या करता है, सभी मंत्रालयों से जो बजट प्राप्त हुआ है, जो प्रारूप भर के उन्होंने दिया है, उसको कंसोलिडेट करता है, एक जगह कर लेता है, और फिर संसद में उसको प्रस्तुत करता है बजट को। संसद में जब वो पारित हो जाता है तो उस बजट को क्रियान्वित करता है प्रत्येक मंत्रालय अपना अपने बजट को। उसके बाद अगला देखिए, अधीनस्थ और संलग्न कार्यालय, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर हम और देखेंगे, पर ये फिलहाल देखिए, कुछ अधीनस्थ और संलग्न कार्यालय होते हैं, यानी हर एक मंत्रालय के कुछ ऐसे कार्यालय होते हैं जो उसके काम को करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड, ये देखिए CDTB, यानी जो प्रत्यक्ष कर जो है सरकार के, जो सीधी आय या प्रॉपर्टी पे लगते हैं, उन करों को लगाना, उनका राशि वसूल करना, और जो कर नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये कार्य करता है CDTB, यानी सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड। तो ये वित्त मंत्रालय का एक, यानी संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों का मतलब सीधा सा हुआ कि ऐसे कार्यालय जो मंत्रालय के काम को वास्तव में ग्राउंड पे करते हैं, जो मंत्रालय ने जो निर्णय लिए हैं, क्योंकि मंत्रालय तो सारे काम नहीं करता है, मंत्रालय केवल डिसीजन लेते हैं, और उस डिसीजन को एक्चुअल में लागू करने का जो काम करने वाले कार्यालय हैं, उन कार्यालयों को कहते हैं हम अधीनस्थ या संलग्न कार्यालय। तो मंत्रालय ने जितने भी डिसीजन लिए हैं, जितने भी कार्यक्रम योजनाएं बनाई है, उनका क्रियान्वयन, तो अधीनस्थ व संलग्न कार्यालयों से कार्यक्रम योजनाएं बजट का क्रियान्वयन करवाना। तो मंत्रालय का यहाँ काम रहेगा कि ये देखे कि उसके अधीन के जो कार्यालय हैं जितने भी, चाहे वो जिला स्तर पे हो, चाहे राज्यों की राजधानियों में हो, या भारत की राजधानी दिल्ली में हो, या कहीं पे भी हो, तो वो वास्तव में उस काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना, यानी उनके काम को देखना, मॉनिटरिंग करना और मूल्यांकन करना कि कितना सही किया है, कितना प्रतिशत काम हुआ है। तो अपने अधीन के कार्यालयों पे कुल मिला के नज़र रखता है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला है, मंत्रियों को अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने में आवश्यक सूचनाएं, तथ्य और परामर्श उपलब्ध कराना। हर एक मंत्रालय का मंत्री होता है और उसकी सहायता करने के लिए सारे सचिव तत्पर रहते हैं, उसको सूचनाएं और तथ्य और परामर्श उपलब्ध कराते हैं ताकि वो अपना काम कर सके। सभी आवश्यक स्तरों पर समन्वय करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। ये जान है प्रशासन की, जो रीढ़ है वो है समन्वय, यानी अभी हमने देखा एक मंत्रालय में बहुत से विभाग, संभाग, विंग, ब्रांच कितने ही होते हैं, उनमें आपस में कोई विवाद हो जाए, या दो मंत्रालयों में आपस में विवाद हो जाए, तो उसका समन्वय तो करता है कैबिनेट सचिवालय। लेकिन एक मंत्रालय के अंदर ही आपस में किसी प्रकार की जो है विसंगतियां या विवाद हो, या किसी प्रकार की समस्या हो, तो उसका समन्वय करने का कार्य उस मंत्रालय के उच्च स्तर के अधिकारियों का है। अपने अपने मंत्रालयों में कार्मिक प्रशासन संबंधी कार्य करना। कार्मिक प्रशासन संबंधी कार्य क्या है कि कर्मचारियों की भर्ती, उनका प्रशिक्षण, उनका ट्रांसफ़र, उनकी पदोन्नति, या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये सब के सब काम कहलाते हैं कार्मिक प्रशासन। कार्मिक प्रशासन में भर्ती से लेके रिटायरमेंट तक के जो कार्य एक कर्मचारी के जीवन में आते हैं, वो सब कार्मिक प्रशासन है। चाहे उसमें पदोन्नति आ गया, उसका ट्रांसफ़र आ गया, उसको पनिशमेंट आ गया, ये सब उसमें आते हैं। तो ये कार्य भी मंत्रालय खुद करेगा अपने अपने मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए। और साथ ही साथ संगठनात्मक क्षमता और कार्यकुशलता, अपने मंत्रालय की जो क्षमता है संगठन की, उसका संगठन आधुनिक पैमानों के अनुरूप हो, साथ ही साथ वो कार्यकुशल हो, यानी काम में जो है उसकी एक्यूरेसी 100% आए, इस प्रकार के प्रयास भी उस मंत्रालय को करने पड़ते हैं। तो जो मंत्रालय, हर एक मंत्रालय इंडिविजुअली अपने अपने मंत्रालयों के लिए कार्य करता है,
वो कुल मिला के केंद्रीय सचिवालय के कार्य बन जाते हैं। इसके बाद हम ये देख ही चुके हैं कि केंद्रीय सचिवालय का संगठन किस प्रकार से है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। हमने 2 भारत सरकार के महत्वपूर्ण संगठनों की चर्चा की और ये दोनों प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, आने लायक है। केंद्रीय सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय जो भारत सरकार को एक्चुअली रन करते हैं, तो ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप इनको और पुनः अच्छे से देखें। जो मैंने PDF उपलब्ध करवाई है उसको भी पढ़ें, वीडियो को उसके साथ रख के आप देखें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।